Hello students, how are you? I hope you all are fine and taking good care of your health. I am Aman Sharma, your mathematics educator, are here with you with a new chapter of term 2 mathematics of class 10th. Okay, so our new chapter which we are going to discuss today is application of trigonometry. ठीक है, तो नाम से ही जैसे बता रहा है, इट्स द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो टू डू दिस चैप्टर इन द बेस्ट वे वी हैव टू गिव अ क्विक रिवीजन टू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बेस यहाँ पे यूज होएगा, तो वो हमें करना है. दैट इज व्हाट इज द रेशियोज ऑफ tan, sin, cos, cot and the trigonometric values of the table we should know. Okay, so we are going to start up with the chapter and you all know what you have to do. Before the chapter you have to give a look to the max marks so that you can get the initial idea of the chapter and you can practice the question and some of the important questions we are going to discuss over here with you so that the chapter will be on the ease of your so should we start? Okay, so let's start. Before going directly to the question, let's give it a quick touch to the key points of the chapter, that is application of trigonometry. So what are the key points? तो key points क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो है लाइन ऑफ साइट. ठीक है जी, तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? तो देखो जैसा आपको फिगर में बच्चों दिख रहा है, दिस इज द आई एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमने माना लेट ओ इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द आई. सो द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द आई टू द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट. ठीक है बच्चे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट. जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे देख रहा हूं, तो दिस इज आर द लाइन ऑफ साइट. ये लाइन ऑफ साइट है क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट यानी आपको देख रहा हूं और अपनी आंखों से. अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ऊपर देखता हूं तो मेरी लाइन कैसी बनेगी? इस तरीके से बनेगी और वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी आर लाइन ऑफ साइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, हो सकता है या वहां पे है, तो वहां से जो मैं सीधी लाइन बनाऊं उस ऑब्जेक्ट पे, that will be known as line of sight. So is the thing is clear? So let's read the definition. What it says when an observer look from a point E, that is the eye, at an object O is a object, then the straight line EO, EO between the eye एंड द ऑब्जेक्ट ओ और आई के बीच में ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट. ओके, ये चीज क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. इट इज हॉरिजॉन्टल लिंक बिटवीन द सेम थिंग. ठीक है, दोनों के बीच में एक लिंक है. लिंक क्या है? वो कह रहे हैं अगर ये हमारी लाइन ऑफ साइट थी, अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर नीचे इधर लेफ्ट राइट कहीं पे है, तो अगर सामने हमारे बिल्कुल ऑब्जेक्ट है तो उसे उसमें जो हमारी लाइन ऑफ साइट बनेगी उसे हम जनरली हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं सीधा ऐसे खड़ा हूं और मैं ये देख रहा हूं, दिस इज नोन एज माय हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट. ये मेन साइट होती है जब मैं सीधे देख रहा हूं, जहां पे मैं कोई भी डिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूं, यानी ऑब्जेक्ट मेरा ठीक सामने है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन. डेफिनेशन सेज व्हेन द ऑब्जर्वर लुक फ्रॉम अ पॉइंट ई आई ऑन द अनदर पॉइंट Q, यहाँ पे कोई पॉइंट Q है. ठीक है, बिल्कुल सीधे मैंने बोल दिया. मान लीजिए ये हमारी I है E एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट Q. यहाँ पे हमारा Q ऑब्जेक्ट है, तो ये सीधी लाइन बनती है विच इज हॉरिजॉन्टल टू ए, हॉरिजॉन्टल टू E. E के साथ क्या है? हॉरिजॉन्टल में है. देन द स्ट्रेट लाइन EQ बिटवीन E एंड Q इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन. और ये भी क्या है? पार्ट है एक साइट ऑफ आई का. क्लियर है? तो शुड वी मूव? चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो टू डू द क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों, तो हमारे आगे ना एक उसकी हमें क्या करनी होती है? फिगर ड्रॉ करनी पड़ती है. वी हैव टू ड्रॉ अ फिगर बिफोर गोइंग ऑन डायरेक्टली टू द क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें फिगर बनानी पड़ती है, जिससे हमें हिंट मिलते हैं हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ trigonometric ratios or the trigonometric values of the table. ठीक है, तो हमें वो टेबल चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी. तो उसके लिए जो इमेज हम बनाते हैं, दैट इज फिगर जो हम बनाते हैं, उसमें हमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसी चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं वो यही होती है दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई इज दिस और द एंगल ऑफ डिप्रेशन
फ्रॉम दिस इज दिस एंड दैट, तो यही सब चीज़ें दे रखी होंगी, उससे रिलेट करके हमें क्या करना होता है, फिगर बनानी होती है और क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो शुड वी मूव, चलो बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन द आई इज बिलो द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हमारी ऑब्जेक्ट के नीचे है, ठीक है जी। देन द ऑब्जर्वर हैज टू लुक अप फ्रॉम द पॉइंट ई टू द ऑब्जेक्ट ओ, द मेजर ऑफ दिस रोटेशन दैट इज एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बच्चे, तो देखो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से ऊपर हो, यानी हमारी आईज ऑब्जेक्ट के नीचे हो, तो देखिए आपके कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है तो आपको थोड़ा सा अपनी जो हॉरिजॉन्टल साइट है उससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो जब हम ऑब्जेक्ट ऊपर उठा, हमने अपनी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी हॉरिजॉन्टल साइट है आई की, जैसे ही ऊपर मूव करी तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इससे हमारा एंगल, ऐसे कोई एक एंगल बना, इस एंगल को हमने बोला क्या, व्हाट वी हैव नेम दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सबको क्लियर है, इज द थिंग इज क्लियर टू यू, बिल्कुल क्लियर है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का खासा ध्यान रखना है क्योंकि टर्म ये एज इट इज मिलेगी, तो वहां से आपको चीजों को यूज करना है। चलिए, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब नीचे, ठीक है, जैसे डीप से आप रिलेट कर सकते हैं, डीप मीन्स डाउन, ठीक है, तो वो डिप्रेशन हो गया। तो अब यहां पे क्या कह रहे हैं, व्हेन द आई इज अबव द ऑब्जेक्ट, अब की बार आईज हमारी ऑब्जेक्ट से ऊपर है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज डाउनवर्ड्स, नीचे कहीं ऑब्जेक्ट है, हम हाइट में ऊपर है, यानी जो ऑब्जर्वर है जो देख रहा है ऑब्जेक्ट को, दैट इज अबव द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से ऊपर से उसे देख रहा है। ठीक है, देन द ऑब्जर्वर हैज टू लुक डाउन फ्रॉम द पॉइंट ई टू द ऑब्जेक्ट, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नाउ पैरेलल टू द ग्राउंड। तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन तो बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड होगी, क्योंकि ग्राउंड में तो है नहीं ना, क्योंकि ग्राउंड तो नीचे है बच्चों हमारा। ठीक है, मान लीजिए ये कहीं ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे कहीं ऑब्जर्वर था जो देख रहा है, और भाई हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारी नीचे हुई ना, जिसे हम ग्राउंड लेवल कह रहे हैं। ठीक है जी, तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बनेगी एक्चुअली, वो इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है जी, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, पैरेलल होने के बाद दैट द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नाउ पैरेलल टू द ग्राउंड, द मेजर ऑफ दिस रोटेशन दैट इज एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऑब्जर्वर ओ, जो हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर ओ नहीं मानते थे, क्यों मान लेते हैं जनरली, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ओ लेते चल रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर की आई है, उससे जो देख रहा है ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, दैट इज पैरेलल टू द एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल और द ग्राउंड लाइन। ठीक है, उससे मूव करके नीचे की तरफ हमने देखा, नीचे की तरफ हमने देखा, और ये हमारा एक एंगल इस पे बना। तो ये जो एंगल का रोटेशन हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे एक एंगल का रोटेशन हुआ है, इसको हमने थीटा बोला, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चे, तो जब भी ऑब्जेक्ट नीचे है और हमें ऑब्जेक्ट नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जनरली हमारी आईज क्या बनाएगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगी, और जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर होगा ऑब्जर्वर से, तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्लियर है, इज द थिंग इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन अभी भी लग रहा है, देन रिवाइंड द वीडियो एंड सी व्हाट एग्जैक्टली हैव बीन टोल्ड हियर। ठीक है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बताया गया है, रिवाइंड करके जरूर देखें। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, और प्लस ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बढ़िया तरीके से अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या आता है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सो द क्वेश्चन इज गिवन हियर, इफ x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा and x sin theta is equals to y cos theta, then the x square plus y square is equal to, तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे we have to find out the value of this x square plus y square, x square plus y square की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो हमें पता लग चुका है। and two relations are given in the question. First relation is this, that when we multiply x to sin cube theta
and we add y multiplied by cos cube theta, it gives us sin theta and cos theta. तो एक रिलेशन तो ये है बच्चों हमारा, ठीक है जी. तो एक रिलेशन ये आ गया, इसे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि ये उस पर ऊपर आ गया है, ठीक है जी. तो ये हमारा एक रिलेशन है. और सेकंड रिलेशन इज दैट x sin थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू y cos थीटा. मतलब कि जब हम x की मल्टीप्लाई कर देते sin थीटा में, देन वी जनरली गॉट व्हाट x, सॉरी नो इट्स नॉट जनरली, वी हियर वी गॉट व्हाट y cos थीटा. y cos थीटा मिल जाता है हमें, ठीक है बच्चे. तो चलिए दो रिलेशन है, इनको कोरिलेट करके एक सॉल्यूशन लेके आनी हमें x स्क्वायर y स्क्वायर की. लेट्स गिव इट अ जेन्युइन ट्राई. मेरे साथ कोशिश करेंगे, देखें कैसे करते हैं. तो हमें सबसे पहले दे रखा है व्हाट दे हैव गिवन x sin थीटा इज इक्वल्स टू y cos थीटा, ये हमें दे दिया, ठीक है बच्चे. सेकंड थिंग भी यूज कर लेते हैं, x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है बच्चे. ये दे रखा है हमें. अब यूज करते हैं, अब अपने दिमाग को चलाना है, हमने स्मार्टली यूज करना है कि कैसे इनसे हम इससे कुछ रिलेशन उठा के यहाँ पे यूज कर सकें, ठीक है बच्चे. तो देखें कैसे करते हैं. अगर मैं सेक्स साइन क्यूब थीटा को ऐसे लिख दूं, x मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो आई होप यहाँ पे मैथमेटिकली हम बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, बिल्कुल, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट x साइन क्यूब थीटा. ओके, एंड नाउ हियर फॉर y cos क्यूब थीटा वी कैन राइट इट एज y cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा. सेम उसी तरीके से बच्चे लिख सकते हैं, और ये इक्वल होगी किसके, साइन थीटा एंड cos थीटा के. क्लियर है बच्चों. नाउ व्हाट वी कैन से, अब देखिए अगर मैं इसे इक्वेशन 1 अपने आप एक नाम दे दूं, तो फ्रॉम 1 वी कैन से दैट, और इसको मैं 2 लिख देता हूं. चलिए और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं. तो फ्रॉम, वैसे तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो जेन्युइनली कर लेते हैं. फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. हम क्या करते हैं, विल यूज x साइन थीटा एज y cos थीटा, या फिर y cos थीटा एज x साइन थीटा, वो आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, ठीक है. तो चलिए हमने x साइन थीटा की जगह y cos थीटा लिख लिया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और सेकंड फॉर्म में हमने कोई चेंज नहीं करा है, इसको हमने एज इट इज कॉपी कर लिया है, ठीक है बच्चे. देख रहे हैं आप, कोई भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज, ठीक है जी. नाउ व्हाट वी कैन से, वी कैन सी दैट वी कैन टेक कॉमन y cos थीटा कॉमन फ्रॉम बोथ दिस वैल्यू. इन दोनों वैल्यूज में से y cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं y cos थीटा बच्चे कॉमन. तो जब हम y cos थीटा कॉमन लेंगे देन इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा हेयर, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन y cos थीटा आउटसाइड, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा होगा. इसे और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. चलिए ये है साइन स्क्वायर थीटा, एंड इट विल बी प्लस दिस वी हैव ऑलरेडी टेकन आउटसाइड एज कॉमन, नाउ इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चे, और इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है. नाउ बोथ द टर्म इज इन मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई में है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल कहीं गलत नहीं है मैथमेटिकली. एंड वी ऑल नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. वी हैव seen in the chapter trigonometry which was in our previous term, पिछली टर्म में जो हमारा चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमने देखा था that sin square theta plus cos square theta gives us the value 1. okay, so this will be 1, and now what is remaining is y is equals to sin theta. okay बच्चे, तो ये हमारे पास आ गया y is equals to sin theta, ठीक है जी. चलिए आगे यूज करते हैं. अब हमारे पास क्या चीज थी, अब हमारे पास है क्या, अब हमारे पास ये है y इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहां से यूज करते हैं फर्स्ट से. तो फ्रॉम वन वी कैन से दैट, हमें पता है x साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए ये y कॉस थीटा था, y की जगह साइन थीटा हम लिख सकते हैं, तो इट विल बिकम साइन थीटा कॉस थीटा,
ये क्या हो जाएगा बच्चे, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा. देन हियर वी कैन कैंसिल इट आउट, साइन थीटा बाय साइन थीटा, एंड फाइनली व्हाट वी गेट x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई कॉस थीटा, y की वैल्यू साइन थीटा है. तो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्स इज कॉस थीटा, दैट मीन्स इट्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, सो वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करें या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करें, दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग. सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू 1. So are the final value of x square plus y square is equals to 1. तो फाइनल वैल्यू हमारे पास बच्चों की आ गई, x square plus y square is equals to 1. So 1 will be our answer. ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा. सो आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू. अच्छी तरह सबको समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था. ठीक है, थोड़ा सा हमें प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लिंक करके दो चीज़ को कंपेयर करके समझना था, फिर इक्वेशंस पे रखना था, और फाइनली फिर कैलकुलेशन होता है. ठीक है बच्चे, तो ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा. अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखिएगा, एंड यू विल इजीली गेट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन एंड द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन. सो I hope the thing is clear to you. You can pause the video to copy the question and then we will move to the next question. Okay, so let's see what is the next question of this slide. चलिए, तो the next question is the case और situation based question. केस स्टडी का क्वेश्चन है हमारे पास. केस स्टडी का क्वेश्चन आना है टर्म 2 में भी. तो ये केस स्टडी दे रखा है. तो केस स्टडी में क्या होता है बच्चे, हम सभी को पता है कि कंडीशंस हमें दे रखी होंगी, क्वेश्चन रिलेट करके पूछे होंगे. इन कंडीशंस को यूज करते हुए हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. ठीक है, इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. चलिए, तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कंडीशन हमें दे रखी है. So it is given a satellite flying at height h is watching the top of the two tallest mountains in the Uttarakhand and Karnataka, them being Nanda Devi height 7816 meter and Mullayanagiri height is 1930 meter. तो नंदा देवी और मुलायनागिरी दो माउंटेन हैं और उनकी हमें हाइट दे दी है. नंदा देवी की हाइट है 7816 मीटर एंड द हाइट ऑफ मुलायनागिरी is 1930 meter. चलिए, so the angle of depression from the satellite to the top of the Nanda Devi and Mullayanagiri is 30 degree and 60 degree respectively. तो वो कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके टॉप से वो जो नंदा देवी बन रहा है दैट इज 30 डिग्री. देखिए, नंदा देवी ये है और मुलायनागिरी ये है, तो इनके टॉप पे अगर हम बात करें तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री ही बन रहा है. एलिवेशन बोल रहे हैं, डिप्रेशन बोल रहे हैं, सॉरी, दे हैव यूज्ड द टर्म डिप्रेशन. तो डिप्रेशन में हम बिल्कुल ऐसे नहीं बना सकते, तो हमने ये थोड़ी सी गलती कर दी. ऑल्दो यूज़ इसी तरीके से होगा, लेकिन फिर भी हम सही तरीके से ही बनाते हैं. चलिए, तो वो कह रहे हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 30 डिग्री. तो यहाँ पे ये 30 डिग्री बन रहा है एंड और उन्होंने बोला जो मुलायनागिरी से बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट विल बी दिस वन, इट इज 60 डिग्री. तो ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी हैं. नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स इज 1937 किलोमीटर. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक्चुअली उन्होंने ये डिस्टेंस हमें दे दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस उन्होंने हमें दे दिया दैट इज 1937 किलोमीटर. And the satellite is vertically above the midpoint of the distance between the two mountains. ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस है दोनों माउंटेन के बीच में उसके ठीक मिड पॉइंट के वर्टिकल डिस्टेंस पे ये हमारे पास क्या है, सैटेलाइट है. तो सैटेलाइट सबको दिख रही है, ये रही सैटेलाइट. ठीक है, और इसके बीच का ये मिड पॉइंट है. अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो देखिए दोनों का डिस्टेंस उन्होंने हमें बता रखा है दैट इट इज 1937. तो देखिए डी आई अगर हम बोले यहाँ से डी आई विल बी इक्वल्स टू आई एस एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1937/2. ठीक है बच्चे, तो ये हमें इतना किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा. इतनी बात तो क्लियर है. ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हमें देखिए. फाइनली उन्होंने बोला टेक √3 इज इक्वल्स टू 1.7. तो √3 को हमें सिर्फ 1.7 लेके कैलकुलेट करना है.
ठीक है बच्चे, तो 1.7 ही लेंगे हम, पूरी वैल्यू नहीं लेंगे, 1.732 जो रूट की होती है, जो हमें उन्होंने बोला है कंडीशन, उनको देखते हुए क्वेश्चन निकालना है। सो आई होप द कंडीशन इज क्लियर। बीच में जो भी चीज़ हमें यूज होती रहेगी क्वेश्चन में, हम बाउंस बैक करेंगे दोबारा क्वेश्चन इसकी तरफ कि जो हमें देखना है वो हम पिकअप करते रहेंगे। बाकी देखते हैं उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है एंड हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। ओके, so should we move to the first question? First question what they have asked is the distance of the satellite from the top of the Nanda Devi is। ठीक है, तो वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द नंदा देवी, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द नंदा देवी। ठीक है, तो अब फिगर की तरफ दोबारा आते हैं। सैटेलाइट ये है, ठीक है, और नंदा देवी का टॉप ये है। तो दे हैव व्हाट दे हैव आस्क्ड, दे हैव आस्क्ड अस एएफ। एएफ उन्होंने हमसे क्या बच्चे पूछा है, एएफ हमसे उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एएस एएफ और व्हाट इज द डिस्टेंस एएफ। ठीक है बच्चे, तो अब हमें देखिए एजी हमें वैल्यू पता है। अब इस ट्राइंगल को देखिए, हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इस पूरी फिगर को नहीं जाते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको, हम सिर्फ वो पार्ट उठाते हैं जो हमें किस में चाहिए, क्वेश्चन के लिए चाहिए। तो क्वेश्चन के लिए हमें कहीं ना कहीं बस इस ट्राइंगल का यूज चाहिए, दैट इज एफ ए जी का यूज चाहिए। अब देखिए एफ ए जी में एक बात ध्यान से रखिएगा, क्योंकि बिकॉज ये पैरेलल लाइन है ए जी और दिस द लाइन मूविंग फ्रॉम द पॉइंट एफ are parallel, then we can say that by alternate angle this will be equals to 30 degree। ठीक है, ये 30 डिग्री है। AG का डिस्टेंस will be equals to DI, DI के डिस्टेंस के बराबर है क्योंकि ठीक पैरेलल बना रखी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं that AG is equals to 1937/2। तो दोनों चीजें हमें पता है, we have to find out AF। तो चलिए बनाते हैं इस फिगर को अपनी क्वेश्चन पे। सो तो फाइनल एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं जो हमें कैलकुलेशन में यूज़ होनी है, एंड इट इज़ ए एफ जी, इट इज़ ए, दिस इज एफ एंड दिस इज जी, और ये हमारा 30 डिग्री था, ये हमारे पास 30 डिग्री है, दिस इज 30 डिग्री एंड वी नो दैट ए जी जो हमारे पास है दैट इज़ 1937/2 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास इतना है, सही है, इतना किलोमीटर हमारे पास ये है। ठीक है जी, चलिए तो सॉल्व करते हैं। बट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एएफ हमें फाइंड करना है, एएफ वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। सो वी कैन से दैट इन राइट ट्राइंगल एफ जी ए, राइट एंगल एट जी, वी कैन से दैट, अब देखिए हमारे पास बेस है, एंगल हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट हमें सारे क्लियर हैं, और 30 डिग्री में अगर दिस इज द थीटा और द एंगल, दिस इज द बेस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज। So the trigonometric ratios whose relation is what, perpendicular वो hypotenuse upon base और base upon hypotenuse, we can use both any of the two, किसी दोनों में से कोई सा भी एक हम यूज कर सकते हैं रिलेशन। तो हमें पता है that cos का रिलेशन क्या होता है, cos का रिलेशन होता है हमारा परपेंडिकुलर वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वी कैन यूज cos 30 here, cos 30 डिग्री विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर 30 डिग्री एंगल है तो बेस हमें पता है इट विल बी ए जी एंड हाइपोटेन्यूज विल बी ए एफ। सो हमें मिल गई वैल्यू, और हम वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन इसका करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री वी ऑल नो दैट इट्स √3/2, दैट इज सिंपली गिवन इन द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। वैसे भी आपको पता होगा ए जी एंड द वैल्यू ऑफ ए जी इज 1937/2, 2 मैं नीचे रख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय ए एफ होगा ही जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चे, तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाइड इट आउट एंड द वैल्यू ऑफ ए एफ विल बी इक्वल्स टू 1937/√3 मल्टीप्लाई बाय 2, और एक 2 ऊपर ये वाला चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमारे पास आया दैट इज ए एफ इज इक्वल्स टू 1937 अपॉन व्हाट, इट्स √3 की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इट विल बी फाइनली ए एफ इज इक्वल्स टू 1937/3 मल्टीप्लाइड बाय √3। ठीक है बच्चे, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। व्हेन वी डिवाइड 1937/3, लेट्स सी इट विल बी 3 6 are 18, 1 3 4 12 and 3 5 15, 20 is remaining,
एंड 20, 3 6 18 एंड इट विल बी 6 6 कर लो या 6 7 कर लो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। और यहाँ पे √3 की वैल्यू उन्होंने बोल रखी थी दैट इट इज़ 1.7, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन फाइनली हमारा आंसर होगा किसका, इसका द हाइट, द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू द सैटेलाइट। तो लेट्स फाइंड आउट, मल्टीप्लाई करते हैं 645.67 मल्टीप्लाई बाय 1.7, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यू ऑल नो हाउ टू मल्टीप्लाई इट, 7794 7642 एंड 4 is 46, 4 7 5 35 39 3 7 4 28 28 and 3 is 31, 7 6 42 and it will be 45, ये 5 है, थोड़ा सा जल्दबाजी में से बन गया, 7 6 5 4 6, ओके, 9 7 6 6 13 1 10 16 1 7 5 4 9 6 4 10, ओके। सो ये आ रहा है हमारा क्या 1097 पॉइंट, कितने के बाद पॉइंट लगा, 1 2 3, 1097 तो आ नहीं रहा, कोई कैलकुलेशन, 3 6 18 19 1 12 3 4 is 12 17 3 5 15 20 3 6 18 19 20 देन 20 अगर हम करें 20 फिर से 6 आएगा, 6 6 रहेगा और 1.7 7 7 49 4 7 6 42 46 4 7 5 35 and 4 is 39 3 carry 7 4 28 3 carries 9 6 are 42 and 3 is 45 and it will be 7 6 5 4 6। चलिए तो यहाँ पे 9 7 6 12 13 1 10 16 1 5 6 7 5 4 9 6 4 10, तो हमारी 1097.6 आ रही है, 1.7 ही कहा था उन्होंने लेने के लिए वैल्यू उसके आसपास, चलो देखते हैं 6 1 4 5 3 4 16 19 3 4 12 13 3 5 20.2 लगा, 3 6 18, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कुछ हो रही है, अगर देखें इसे 6 6 लेके देखते हैं क्योंकि पॉइंट पे एग्जैक्ट आ नहीं रहा, अगर हम इसे 6 6 लें तो 7 6 42 यहाँ पे 2 आ जाएगा, बस इतना ही फ़र्क आने वाला है शायद। इट विल बी cos 30 √3/2, इट्स मल्टीप्लाई बाय 2 √3 ऊपर हो गया, 31937 is the exact multiply, 1645.67, it will be 1139.4 और यह है 1025, तो इसके आसपास ही आएगी वैल्यू जहाँ तक हमारी है। तो हो सकता है ये वैल्यू आसपास नहीं आ रही बच्चे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, इसके आसपास आ रही है हमारी इसके वैल्यू, क्योंकि 1097.3 है, 1025.36 है किलोमीटर, उसके बाद ये तो 19 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके आसपास आ रही है। वो थोड़ा पॉइंट्स का अगर यहाँ पे शायद 6 6 ले लें या आगे 3 पॉइंट तक ले लें तो शायद वैल्यू एग्जैक्टली आ जाए ये आंसर, तो हम इस पर टिक करते हैं, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन का है, ये आगे भी उन्होंने शायद पॉइंट्स पे ले लिया होगा, इसलिए आंसर ये आएगा, ठीक है बच्चे। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू एग्जैक्टली। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले आप इसे पॉज करें और कॉपी कर लें, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मुलायनागिरी इज, ठीक है। तो अब की बार बोल रहे हैं टॉप ऑफ द मुलायनागिरी से पूछा हुआ है, तो अब हम कहाँ जाएंगे, दोबारा से फिगर देखते हैं। अब उन्होंने ये पूछा है हमसे, क्या पूछा है, पी एफ की वैल्यू पूछी है, व्हेन दे हैव गिवन अस, इनमें से कुछ दे रखा होगा, तो ट्राइंगल हमें यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, एफ एच पी यूज़ करना है, एफ पी हमें फाइंड करना है। वी हैव द वैल्यू ऑफ पी एच की वैल्यू हमें पता है, ये कितनी होगी, आई एस के इक्वल होगी, और आई एस हमें पता है फिर से क्या है 1937/2 किलोमीटर। चलिए तो बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं एफ एच पी, हम तो एक ट्राइंगल बना लिया एफ एच एंड पी,
ठीक है जी, एक राइट ट्रायंगल एफ एच एंड पी, ठीक है बच्चे, एफ एच पी बना लिया, ये 90 डिग्री है। अब हमें एच पी पता है, इट इज़ 1937/2, ठीक है, 1937/2, यही है 1937/2, ठीक है। चलिए, तो ये हमें पता है दैट इज 1937/2, ये है। अब हमारे पास ये एंगल वही 60 डिग्री है, क्योंकि वहाँ पे 30 डिग्री था जो हमारा नंदा देवी से आया हुआ था, नंदा देवी से 30 डिग्री एंगल आया था, और मुलायनागिरी से 60 डिग्री आया हुआ है। तो सेम चीज़ है, बेस हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज, द सेम थिंग विल बी फॉलोज दैट cos 60 डिग्री हम निकालते हैं, cos 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू बेस दैट इज एच पी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एफ पी। एफ पी हमें फाइंड करना है। cos 60, द वैल्यू ऑफ cos 60 वैल्यू होती है 1/2, वी ऑल नो दैट, एंड द वैल्यू ऑफ एच पी इज 1937/2 और मल्टीप्लाइड बाय एफ पी हो जाएगा, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। एफ पी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ पी इज इक्वल्स टू 1937 मल्टीप्लाइड बाय 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फाइनली वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एफ पी इज इक्वल्स टू 1937, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनल आंसर विल बी दिस, व्हाट, सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 1937 किलोमीटर। तो हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द सैटेलाइट टू द माउंटेन मुलायनागिरी विल बी व्हाट, 1937। इज द थिंग क्लियर, यस और नो? सो शुड वी मूव, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे? तो बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी द सॉल्यूशन। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन केस स्टडी, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज, ठीक है, तो ग्राउंड से डिस्टेंस पूछ रहे हैं वो सैटेलाइट का, ठीक है। चलिए तो फिगर पे फिर से एक बार जाते हैं हम, क्योंकि केस स्टडी की फिगर क्या है, वो पूछ रहे हैं हमारा ग्राउंड से सैटेलाइट का डिस्टेंस, दैट इज दे आर आस्किंग फॉर एफ आई के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, दो तरीके से तोड़ेंगे हम इसको। एफ आई विल बी इक्वल्स टू, एफ आई विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं ऐसे बात करूं, देन इट कैन बी इक्वल्स टू जी आई जी प्लस एफ जी एफ। तो आई जी प्लस एफ जी, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास फाइनली वैल्यू एफ आई की आ जाएगी। जी आई की वैल्यू हमें पता है, दैट इज द हाइट ऑफ नंदा देवी। नंदा देवी की हाइट उन्होंने दे रखी है, इट इज 7816 मीटर, ये हमें हाइट दे रखी है, एंड दिस वी विल ऐड आउट टू द वैल्यू एफ जी। एफ जी की वैल्यू निकालेंगे और उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए तो करते हैं फाइनली सॉल्व अपना क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे फिगर बना लेते हैं इसको, यही हमें चाहिए होगी एक बार फिगर, फिर से इनके नाम देख लेते हैं, दैट विल बी ए जी एफ, इट विल बी ए, इट विल बी जी, इट विल बी एफ, ठीक है। तो हमें जी एफ की वैल्यू निकालनी है, एंड इट इज गिवन, ये हमारे पास 30 डिग्री है और ये हमारे पास है 1937/2, तो हमें निकालनी है। बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। सो वी कैन से दैट परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, tan में होता है या cot में होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है हमें पता है, तो वी विल यूज tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू जी एफ, it will be what, GF, it will be GF upon AG। चलिए तो tan 30, the value of tan 30 is we all know that 1/√3, and the value of GF we have to find out, and AG की जगह हम 1937 और ये जो 2 है जनरली बेटा ऊपर चला जाएगा, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ जी एफ विल बी इक्वल्स टू 1937/2√3, और 2√3 की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है, दैट इट विल बी व्हाट, 2 मल्टीप्लाइड बाय
1.7, so finally it will be 1937 upon 3.4. सो इसे डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं क्या आता है, 3.4, 10 बाहर, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, या एक काम करते हैं, इसे हम √3, 6 से डिवाइड करने के बाद √3 लिखते हैं तो थोड़ा आसान पड़ेगा, कैलकुलेशन अपनी इजी करते हैं। चलिए इसको ऐसे नहीं करते हुए, यहाँ पे नहीं लिखते ऐसे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ये √3 है तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 हो जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 1.7, ठीक है। सो फाइनली इट विल बी 6 3 18 119 6 2 12, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 6 2 12 और 5 17 होता है, 5 आ जाएगा, पॉइंट लगाया 50 एंड इट विल बी 6 8 आर 48 26 3 18, दिस विल बी द वैल्यू। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1.7 से, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 7 3 21 2 7 8 56 58 5 7 2 14 and 14 5 is 19, 1 कैरी, 7 2 14 15 1 7 3 21 22। आपके आगे ही खुद कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको भी करना है, 3 8, कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, आपकी कैलकुलेशन ख़राब होएगी। इसको ऐड करके मैं थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, इट विल बी 1 8 11 1 10 18 1 5 6 7 8 4 and 5 48 और ये 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, इट दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, GF। तो GF के बाद वैल्यू आ जाएगी हमारी व्हाट, 548.811। फिर भी कैलकुलेशन हम चेक कर लेंगे, आप चेक कर लेंगे इसको, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हो तो आप सही कर सकते हैं उसे, कैलकुलेशन इतनी बड़ा पार्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है बच्चे। तो लेकिन आपने ध्यान से 2 2 3 3 बार चेक करनी है अगर कभी आप कैलकुलेशन में सही नहीं है तो। चलिए ये हमारे पास आ गई GF की वैल्यू। फाइनली हमें क्या निकालना था, वी हैव टू फाइंड आउट, हमने वैल्यू निकालनी थी किसकी, हमने निकालनी थी किसकी, FI की। FI था GF या FG आप कह लें प्लस IG, तो IG प्लस FG, IG प्लस FG करते हैं, सो IG प्लस FG या GF, तो इट विल बी 548.81। अब देखिए यहाँ पे हमें किलोमीटर में सारे आंसर दे रखे हैं, अब हाइट हमारी ये जो है IG इज द हाइट ऑफ व्हाट, नंदा देवी। तो नंदा देवी की हाइट हमें देखिए यहाँ पे दे रखी है मीटर्स में, मीटर्स को किलोमीटर करेंगे डिवाइड बाय 1000, इट विल बी 7.816, तो ये हो जाएगा क्या, 7.816, तो 7.816 हम ऐड करेंगे और फाइनली ये 548 है, तो देख लेते हैं 7 यहाँ पे होएगा एंड 7.816, तो देख लेते हैं 6 2 8 8 16, 1 आ रहा है, 8 8 16, 1 आ रहा है 5 और ये 5, ठीक है। तो 556.62 है। तो ये जनरली हमारा जो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं कोई पॉइंट में, जैसे इस पर डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू रखी थी तो उसके आसपास कोई वैल्यू होगी, उन्होंने एक ज़्यादा ले ली होगी इसलिए ऑप्शन दिखा दिया होगा, तो हम बिल्कुल क्लोज ऑप्शन ले लेते हैं, दैट इज़ 577.52 किलोमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू हो सकती है, आपको बोर्ड में क्वेश्चन हो सकता है और क्लियरली बताएं, या हो सकता है रूट की वैल्यूज़ ना दें, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में इसके आसपास ही वैल्यू हमने देखी कि ये हो गई है। थोड़ा जरा सा फ्लक्चुएशन हो जाता है बहुत बार वैल्यूज़ पॉइंट में जब हम रखते हैं, ठीक है बच्चे। तो आपको घबराना नहीं है, आपने इस ऑप्शन को पुट करना है और हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है बच्चे। तो आई होप थिंग इज क्लियर टू यू, सो यू कैन पॉज द वीडियो टू कॉपी द क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अभी भी केस स्टडी से ही रिलेटेड है हमारा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ द मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7816 मीटर फ्रॉम नंदा देवी, ठीक है जी। नंदा देवी से कितना, 7816 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्या है, खड़े हैं, तो फिर व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। चलिए तो देखते हैं फिगर की तरफ एक बार फिर से बढ़ते हैं। तो एलिवेशन अब हमारा इतने डिस्टेंस पे खड़े हैं
और हमारा पूछा है उन्होंने क्वेश्चन, देखिए तो फिगर तो हमारी सेम ही बनने वाली है, और बस अब एंगल पूछ लिया है उन्होंने। अब देखिए फिगर तो सेम है, एक मैन खड़ा है नंदा देवी से कितनी दूरी पे, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द मैन इज द स्टैंडिंग डिस्टेंस, इफ मैन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस। देखिए मान लीजिए नंदा देवी का टॉप है, ठीक है, अब मैं इसे नंदा देवी का टॉप कह दूँ, ठीक है जी, और अपने आप से नाम दे देते हैं, लेट इट बी, ये सैटेलाइट है हमारी, और ये मैन को यहाँ पे खड़ा है, तो वो एक्चुअली पूछ रहे हैं ये एंगल कितना बन रहा है, ठीक है जी, फ्रॉम द नंदा देवी। सैटेलाइट देख रही है मैन को, तो यहाँ से उन्होंने डिस्टेंस हमें दे दिया एनएम, हमें उन्होंने दे रखा है व्हाट, इट विल बी व्हाट 7816, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे तो मैन खड़ा नहीं होगा, कुछ गड़बड़ी कर दी हमने शायद, फिगर पे जाते हैं फिर से, ओके सॉरी, ये आएगा हमारे पास, अच्छा चलिए सॉरी, यहाँ पे कहीं देखिए ये है पोजीशन, मैन तो क्योंकि यहीं पे खड़ा होगा, हमने थोड़ी फिगर गलत बना दी है, ये फिगर गलत भी क्या कहें, मतलब उस साइड क्या है, हाइट ऑफ नंदा देवी है, ये हाइट ऑफ नंदा देवी है, ये डिस्टेंस है एक्चुअली। अगर हम बात करें, अगर उसी फिगर जिस तरीके से बनाया है, तो ये हमारी हाइट हो गई नंदा देवी की, ये कोई मैन खड़ा है जो भी हमने एम से लिया था, ये एम खड़ा है मैन, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस हमें दे दिया है कितना, उन्होंने जो दिया है क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया है, इट इज 7816। तो यहाँ पे कोई मैन खड़ा है, इसको चाहे इधर भी कर सकते हैं, लो बना लेते हैं उसी फॉर्म में ताकि आपको फिगर उसी तरीके से दिखती रहे। चलिए, ये नंदा देवी थी, यहाँ पे कोई मैन खड़ा है, नंदा देवी की टॉप से, सॉरी यहाँ पे खड़ा था, टॉप से उसका एंगल कितना बन रहा है, चलिए सो ये मैन है, ये बेस है, इसे हम ओ मान लेते हैं, और ये टॉप है नंदा देवी का, ठीक है जी। तो ये एंगल पूछ रहे हैं, दिस डिस्टेंस दे हैव गिवन इट इज 7816, ठीक है बच्चे। और अब हमें ये पता है व्हाट इज एनओ, एनओ क्या है, एनओ इज द हाइट ऑफ नंदा देवी, एंड हाइट ऑफ नंदा देवी इज गिवन, ये भी मीटर में थी 7816, बहुत अच्छे, तो ये भी हमें दे रखी है, वी नो दैट NO इज इक्वल्स टू 7816 मीटर and OM is equals to what 7816, तो सेम है। तो यहाँ से अगर हम इस एंगल को थीटा कहें जो हमसे पूछा हुआ है, व्हाट दे हैव आस्क्ड थीटा, तो थीटा की अगर हम बात करें और यहाँ से टेन थीटा ले लें, टेन थीटा क्यों लिया सबको पता लग गया होगा अब, क्योंकि पहले भी हमने ऐसे कोशिश करे कि जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, वी हैव परपेंडिकुलर एंड वी हैव बेस, सो वी हैव टेकन टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू NO अपॉन OM या MO, तो ये हो जाएगा 7816 अपॉन 7816 विच विल बी कैंसिल आउट एंड गिव द आंसर 1। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब टेन थीटा 1 कब होता है, टेन थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या होती है जब टेन थीटा 1 होता है, इट इज व्हाट, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, तभी तो वैल्यू हमारी 1 आएगी बच्चे, रिलेशन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इजीली दैट व्हाट टेन थीटा is equals to 1 and theta that is the angle is equals to 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हमारा एंगल होगा। सो क्लियर है, आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू, you can copy the question by pausing out the video. Let's move on to the next question, that is the another question based on the case study। इस पे देखते हैं, ये कह रहे हैं if a milestone very far away from makes 45 degree to the top of Malayanagiri mountain, so find the distance of this milestone from the mountain, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ी सी फॉर्मेशन क्वेश्चन की, वो कह रहे हैं ये जैसे मान लीजिए मलायनागिरी है, ठीक है, उससे कोई एक माइलस्टोन है जो थोड़ा सा दूर है, बहुत ही दूर है, काफ़ी दूर है, और काफ़ी दूर एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना दे रहे हैं, तो ये 45 डिग्री है, लेट इट बी A, B and C, वी नो दैट दिस इज AB द हाइट ऑफ व्हाट मुलायनागिरी, एंड दैट इज हाइट कितनी है 1930 ही है आई थिंक सो, ठीक है 1930, ठीक है, तो 1930 ही हाइट है, तो ये 1930 हमारे पास है,
what they have asked to find the distance of the milestone is BC we have to find out. ठीक है, तो it is given that AB is equals to 1930 किलोमीटर, ठीक है जी, and theta is equals to 45 डिग्री, theta is 45 डिग्री, ये हमें पता है. we can use easily tan theta because perpendicular is known to us and we have to find out the base. तो ये रिलेशन बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं. tan theta is equals to, हमारे पास हमें पता है it is perpendicular upon base and when the theta will be 45 here then perpendicular will become AB and BC will be the base and the value of AB is given to us, that is 1930. tan 45 we all know that it is 1 and we will write BC same, and then let's multiply this in the crossword sides and the final answer will be BC is equals to 1930. so ये हमारा आंसर आ गया है और C ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 1930 किलोमीटर. सो इजीली आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से क्या कैसे क्वेश्चन को करना है. सो we have completed with our case study question, so you can pause the video to copy the question. Let's move on to the next question. next question पे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं a peacock is sitting on the top of a tree, it observes a serpent on the ground making an angle of depression of 30 degree. The peacock catches the serpent in 12 seconds with the speed of 300 मीटर पर मिनट. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. ठीक है, तो चलिए फिगर बनाना हमारा सबसे इनिशियल काम है एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में. तो सबसे इनिशियल काम यानी स्टार्टिंग फेज ऑफ द वर्क. लेट्स डू इट इन द स्मार्ट वे विद मी. चलिए करते हैं. दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री and peacock P is sitting over there and this is the ground. so let's the base of the tree it's G और यहाँ पे कोई एक serpent है यहाँ पे मान लीजिए. ठीक है, तो the distance ये हमारे पास आ गया GS और let's join out PS को ज्वाइन कर देते हैं. अब पिकॉक यहाँ से आई और उन्होंने सरपेंट को पकड़ा और उसमें उन्होंने डिस्टेंस नहीं बताया, उन्होंने बताया है कि इट मेक्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन एज 30 डिग्री. 30 डिग्री बता रहे हैं एंड द स्पीड ऑफ द पिकॉक इज 300 मीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में वो 300 मीटर चल सकती है. चलिए, सो द पिकॉक कैच द सरपेंट इन 12 सेकेंड. तो देखिए जो ये PS जो डिस्टेंस PS का कवर करा है उन्होंने कितने टाइम पे करा है, 12 सेकेंड्स में करा है. विद द स्पीड ऑफ दिस फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री. तो देखिए हमारे पास हाइट ट्री की यानी PG फाइंड करना है. PS हम ढूंढ सकते हैं जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी है उससे. तो वी विल फाइंड आउट वी विल सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PS एंड देन विल फाइंड PG. ठीक है जी, तो चलिए उससे पहले आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जब होता है दीज टू लाइंस विल बी पैरेलल, सो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल बाय ऑल्टरनेट एंगल. ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स कंडीशन से पैरेलल लाइन की हम इनको भी 30 डिग्री कह सकते हैं. चलिए, तो पहले हम बात करते हैं PS की. तो ध्यान से देखिए बेटा, PS तो स्पीड हमें दे रखी है, टाइम हमें दे रखा है, डिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट. डिस्टेंस क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. बट यहाँ पे स्पीड हमें मीटर पर मिनट में दे रखी है, हमें मीटर पर सेकंड में निकालनी है. तो ध्यान से देखिए 300 मीटर पर मिनट है, इन्हें हम 60 से डिवाइड कर दें तो इट विल बी व्हाट, मिनट भाई 1 मिनट है ना, 1 मिनट को 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं हम. ठीक है, तो इट विल बी मीटर पर सेकेंड. ये मीटर पर सेकेंड में हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी. and time is 12. So distance PS will be speed into time with the same what, same units. सेम यूनिट्स हो गया अब यहाँ पे, मतलब रिलेट करती हुई यूनिट्स का खास ध्यान रखेंगे बच्चे, वरना आपके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी. सो वी कैन कैंसिल आउट, इट विल बी 6 to 12 और 3 to 60 मीटर.
तो एक्चुअली जो पी एस की वैल्यू आ गई दिस विल बी इक्वल टू 60 मीटर, तो 60 मीटर की इक्वल होगी। तो नाउ वी हैव पी एस इज इक्वल टू 60 मीटर, वी हैव टू फाइंड पी जी एंड द एंगल थीटा इज विद अस इज 30 डिग्री। सो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज रिलेशन, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज साइन 30 डिग्री will be equals to perpendicular upon hypotenuse, that is PG upon what? PS, PG upon PS हो जाएगा, ठीक है। तो sin 30 we all know that it is 1/2 and PG we have to find out and PS is 60 meter as we have just find out, just calculated the value of PS. Now finally PG is equals to 60/2 that is equals to 30 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री इज व्हाट 30 मीटर, तो यहाँ से हमारी इजीली हाइट निकल गई। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। यू कैन पॉज द वीडियो टू कॉपी द क्वेश्चन और कॉपी द सॉल्यूशन and then we'll move to our next question. Our next question is, let's read the next question. First we have to read, then we have to calculate the conditions which they have given to us. A balloon is connected to an electric pole. एक बैलून है, इलेक्ट्रिक पोल से कनेक्टेड है. It is inclined at 60 degree to the horizontal by a cable of length 215 meter. Determine the height of the balloon from the ground and also find the height of the balloon if the angle of inclination is changed from 60 degree to 30 डिग्री. ठीक है, तो पहले देखते हैं, फिगर बनाते हैं. कंडीशन से उन्होंने क्या कहा, अ बैलून इज कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिक पोल एंड इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. तो बैलून तो है बेटा ऐसे बंधा हुआ, तो ये लेकिन इंक्लाइंड है कि कैसे 60 डिग्री पे थ्रू आउट द हॉरिजॉन्टल. ठीक है जी, तो मान लीजिए ये कोई बैलून है और ये 60 डिग्री इंक्लाइंड है किस पे, हॉरिजॉन्टल पे. तो ये 60 डिग्री इंक्लाइंड है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमें मिल गया. नाम दे देते हैं इसे ए बी सी. ठीक है जी, तो लेंथ इज 215 मीटर. तो 215 हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है. 6 लग रहा है, थोड़ा सही करते हैं इसे. 215, इट इज 215 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. ए बी हमें फाइंड करनी है. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड. तो वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट, वी कैन यूज tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू. ठीक है बच्चे, ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो हम एक काम करते हैं, इसे इस तरीके से नहीं करेंगे, सही तरीके से लिखते हैं. ऑप्शन का नहीं है खाली, तो हमें पूरा देखना पड़ेगा. सो फर्स्ट विल राइट द लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 215 मीटर. 215 मीटर क्या हो रहा है ये, चलिए कोई बात नहीं, 215 मीटर. एंड नाउ द एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. और हमें फाइंड करना ए बी. वी कैन राइट tan नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा साइन, बिकॉज यस साइन आएगा यहाँ पे, तो साइन ही करते हैं. tan नहीं लेना हमने, साइन लेंगे हम. ठीक है, चलिए तो साइन लेते हैं. और साइन 60 डिग्री को हम कह सकते हैं व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. So the value of sin 60 is √3/2. ओके, एंड ए बी हमें फाइंड करना है 215. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी. चलिए लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई इट. इट इज़ 215. ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी की वैल्यू फाइनल जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 215 √3/2 मीटर. ठीक है, √3 की वैल्यू नहीं रखते, उन्होंने क्वेश्चन में हमें नहीं दिया, हम यूजलेसली नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे. ठीक है, अगर वैल्यू दे देते हैं कि √3 दिस और दैट, तब हम वैल्यू रख देते हैं, थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है हमारी, नहीं तो ये आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है. ठीक है बच्चे, तो और उन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए अपने नंबर मत कटवाना, छोटी सी चीज़ें छोड़ के. उन्होंने बोला ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून इफ द एंगल इज इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज चेंज फ्रॉम 60 to 30. अब क्या हो गया, अब हमें
हाइट फाइंड करनी है। अगर बैलून क्या हो गया, इंक्लाइन 60 की जगह 30 हो गया है, ठीक है, तो बस कुछ नहीं, थीटा ही तो चेंज हुआ है, 60 से 30 हो गया, तो 30 हो गया, ये हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा इतनी, क्योंकि भाई अब मान लीजिए हमने जिस रोप से, जिस केबल से बांध रखा है, वो चाहे इंक्लेशन 30 करें, 60 करें, 45 करें, रोप की लेंथ तो कभी भी चेंज नहीं होने वाली। तो ये रोप हमारे पास है, बस थीटा हमारा चेंज हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो आप कर सकते हैं, लेट्स चेंज द थिंग, हम करते हैं ब्लैक से। अब की बार दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट उन्होंने बोला है व्हाट, टेन, सॉरी हमने साइन ही यूज़ करा था और करना भी साइन ही है, हमने करा क्या था, करना ही ये था। तो हम ये करते हैं फिर से, साइन 30 की जगह साइन, सॉरी साइन 60 की जगह साइन 30 आ गया। सेम चीज़ फॉलो ए बी अपॉन 215, इसे हम कर सकते हैं। नाउ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 और ए बी अपॉन 215। सो फाइनल नाउ वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू 215/2 मीटर। और चाहें तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं, 2 1 2 0 and 2 7 14 and 2 5 10 मीटर। तो then the height of the balloon from the ground will be 107.5 मीटर। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में कितनी चीज़ उन्होंने पूछी है। बहुत बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, छोटी सी जल्दबाजी के चक्कर में हम क्वेश्चन भूल जाते हैं कि इसमें एक पार्ट नहीं 2 पार्ट पूछे थे। बहुत बार ऑप्शन होता था, यहाँ पे ये हेल्प आउट कर देता है कि भाई 2 आंसर देख के हम पता लगा सकते हैं कुछ और भी है, लेकिन बहुत बार बच्चे गलते हैं। तो आपको ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आपने पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और क्या जो भी चीज़ें हमसे पूछी है वी हैव टू फाइंड इट आउट। So I hope the question is clear to you. So let's move on to our next question. Before that, you can pause the video to solve the question, to copy the solution. Let's see. The next question is, a man in a boat rowing away from a lighthouse 100-meter high takes 2 minutes to change angle of elevation of a lighthouse from 60 degree to 45 degree. Find the speed of the boat. ठीक है, तो कह रहे हैं एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस की लेंथ हमें दे दी 100 मीटर, लाइट हाउस की हमें हाइट दे दी है 100 मीटर, और कह रहे हैं मीटर हाइट टेक्स 2 मिनट्स टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन। 2 मिनट लगाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को चेंज करने के लिए। तो चलिए जी 2 मिनट, यहाँ पे कोई एंगल ऑफ एलिवेशन था, और ये अ मैन इज बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। तो बच्चे ये खासा ध्यान रखना है कि अंदर जा रहे हैं, यानी हम क्लोज टू द लाइट हाउस जा रहे हैं या अवे फ्रॉम द लाइट हाउस जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और हमें पता लग गया दैट वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द, और जैसे हम अवे गए हैं तो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिल्कुल चेंज होएगा, है ना। तो लेट दिस विल बी द लेंथ ऑफ लाइट हाउस ए बी सी एंड इट इज़ डी। तो यहाँ पे कोई एंगल था, मान लीजिए थीटा, और यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा, राइमिंग लग रहा है, बीटा थीटा। चलिए, तो वो कह रहे हैं कि थीटा से बीटा में आने के लिए, ठीक है, हमें कितना टाइम लग रहा है, वी आर गेटिंग 2 मिनट्स, वो 2 मिनट लग रहा है उन्हें, ठीक है जी। सॉरी, एंगल्स तो दे रखे हैं हमने, क्यों माने, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हाउस फ्रॉम 60 to 45, तो इससे कुछ मानने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्वेश्चन ने बिल्कुल आपकी पूरी मदद करी है। अब हम देखेंगे कि क्या चेंज हो रहा है। उन्होंने बोला 45 से 60 चेंज हो रहा है, ओ सॉरी 60 to 45 हो रहा है। यहाँ पे 60 आ गया और यहाँ पे 45 आ गया, ठीक है, ये बोला है। और उन्होंने बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, इसमें 2 मिनट लगे हैं, स्पीड पूछी है हमसे, ठीक है जी। तो अब हम देख लेते हैं पूरा। अब देखिए, हमें स्पीड तो दे रखी है, हमें स्पीड ही फाइंड करना है, हमें टाइम दे रखा है। तो वी ऑल नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, डीसी का डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, डीसी का डिस्टेंस हमने क्या माना, एक्स मान लिया, और एक काम करते हैं हम डीबी का डिस्टेंस वाई मान लेते हैं, ठीक है जी। पूरा डीबी का डिस्टेंस वाई मान लेते हैं ना, ठीक है जी। तो हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, नहीं रहेगा, चलो देखते हैं कैसा रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास। नाउ वी कैन फाइंड आउट व्हाट, अगर हम लिखें ये पूरा y है, ये x है, दिस विल बी सॉरी y माइनस एक्स होगा ये किसी को आई होप इसमें दिक्कत नहीं होगी किसी को, इट विल बी y माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि पूरा y है, इतना x था, ठीक है जी। चलिए, सो
लेट्स फाइंड आउट, अगर मैं 1060 यूज करूं, इफ आई यूज 1060 इन ट्राइंगल व्हाट, इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल सबको दिख रहा है अच्छी तरीके से, तो ABC ट्राइंगल में वी विल यूजिंग 1060 डिग्री एंड द वैल्यू विल बी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC हमारी वैल्यू है. So 1060 we all know that it is √3. The value of AB is 100 and now it's BC. BC हमने फाइंड करनी है, BC है y माइनस एक्स. तो y माइनस एक्स देखा जाए तो y माइनस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 100 अपॉन √3, और इसे हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, √3 अपॉन √3 कर देंगे और ये हो जाएगा 100/3 √3. ठीक है जी, कितनी चीज़ आ गई. चलिए x की वैल्यू भी फाइंड करते हैं. अब चलो ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू. यहाँ से हमने यूज़ करा 10, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि चीज़ें इजी रहे. पहले इरेजर से इसे रब करते हैं. दूसरा फॉर्म जो हम कर रहे हैं, चलिए नाउ विल यूज द वैल्यू 1045. 1045 अगर निकालेंगे हम तो 1045 डिग्री, 1045 डिग्री क्या होता है 1045, हम इस सभी को पता है कि वैल्यू 1045 की होती है व्हाट, इट इज़ 1. ठीक है, तो 1045 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1 है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं AB अपॉन क्या होगा, ये BC होगा, AB अपॉन BD. सो हमें पता है इट इज़ 1, और यहाँ से AB की वैल्यू 100 है अपॉन BD की वैल्यू y है, और y इज इक्वल्स टू 100 आ गया हमारे पास. अब यहाँ से y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 100 है, y की वैल्यू 100 रखते हैं तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है, क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी, 100 माइनस 100 √3 अपॉन 3, यही तो आ जाएगी. तो फाइनली इट विल बी व्हाट, 100 कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस √3, तो 100 बाहर ले लेंगे, 3 माइनस √3 अपॉन 3. ठीक है जी, इतनी वैल्यू आ गई. बस हमारे पास हमें x मिल गया. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें ये किस में है, मीटर में है, बिल्कुल मीटर में है. तो x की वैल्यू फाइनली हमारे पास है 100, 3 माइनस √3 अपॉन 3 मीटर. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x डिस्टेंस था अपॉन स्पीड हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी इक्वल्स टू स्पीड. स्पीड हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम कितना दे दिया है 2 मिनट्स का, 2 मिनट का टाइम दिया है. तो व्हेन विल डिवाइड इट विल बी 1/2. सो x की जो वैल्यू आ जाएगी 100, 3 माइनस √3 अपॉन 3 अपॉन 3, और ज़्यादा स्टाइलिश 3 हो गया था, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 से कैंसिल कर देंगे इसे 50. सो ये 50 थोड़ा 80 का लुक दे रहा है, तो इसे थोड़ा सा लुक को सही करेंगे, तो हम इसे 50 ही करेंगे. और फाइनल आंसर यहीं पे लिख लेते हैं. तो हमारे पास x आ गया, यहाँ पे x नहीं रखेंगे, यहाँ पे देखो एक चीज़ और गलती करिए बच्चे हमने लिखने में, क्वेश्चन लिखने का, ये हम करेंगे क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं. तो यहाँ से हम लिखेंगे इसे स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड ही हमारी आ रही है. तो फाइनल स्पीड हमारी क्या आई, चाहे हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसके साथ लिख सकते हैं. तो फाइनल स्पीड आ गई 53 ब्रैकेट में, 53 नहीं 53 ब्रैकेट में माइनस √3 अपॉन 3 मीटर पर मिनट. ठीक है, मीटर पर मिनट. सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. ठीक है बच्चे, आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू, एंड विद दिस क्वेश्चन we have end our special or the important questions. And if you face problem in any of the thing, you can give the suggestion or give the question in the comment box. I am there with you all the time. Perform well, practice max marks to get the maximum marks. This book will surely help you in performing your performance in term 2 final exam.
So I hope you are studying, giving your 100%, practicing well with the max marks, and this will promise, it will promise you to give the maximum marks which you can get. Okay, so till then, as our chapter, this application of trigonometry is completed. Practice well, and in the next video we are going to start up with a new chapter, that is circles. So before that, what you have to do, you have to open your max marks and you have to read the basic initial notes, and you have to practice the question which I have given to you, and we are going to discuss with some special types of question, and how to solve the question we will let you know in the board exam, so that you can perform well. So till that time, dear students, take care of your health, take care of your time, manage your time to study well. Okay, so I, Aman Sharma, your mathematics educator, will meet you with a new topic, new chapter of class 10th mathematics, that is circle, in the next video. Bye bye.